नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे संसद इस सप्ताह की। संसद में इस सप्ताह 9 मार्च से 13 मार्च 2026 तक बजट सत्र के दूसरे चरण के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा हुई। संसद में कई महत्वपूर्ण विधेयक भी पेश किए गए। 9 मार्च 2026 से संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ है। लोकसभा और राज्यसभा में केंद्रीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वेस्ट एशिया की स्थिति पर वक्तव्य दिया। लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर 12 घंटे से अधिक समय चर्चा हुई और सदन ने ध्वनि मत से अविश्वास प्रस्ताव को खारिज कर दिया। इसके उपरांत लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने सदन में अपनी बात रखी। चर्चा के दौरान उठे मुद्दों का जवाब दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने सदन में अपनी बात रखते हुए संसदीय मर्यादा, नियम, संसदीय कार्रवाई और संचालन को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें कही हैं, जो संविधान द्वारा स्थापित संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। लोकसभा में पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सदन में कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, गैस आदि ऊर्जा की कोई कमी नहीं है। बजट सत्र के दूसरे चरण में अनुदान मांगों पर चर्चा होती है और इस लिहाज से संसद का ये सप्ताह उत्पादक वाला रहा। राज्यसभा में ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज और बजट पर विस्तृत चर्चा हुई। चर्चा के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका, बुनियादी ढांचे और सामाजिक सुरक्षा, विकसित भारत जी राम जी जैसे मुद्दों पर सदस्यों ने अपनी बात रखी। विपक्ष ने ग्रामीण क्षेत्रों में योजनाओं के क्रियान्वयन का मुद्दा उठाया। कुल मिलाकर ये चर्चा भारत के समावेशी विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका पर प्रकाश डालती है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में पेश किया गया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच को लोकसभा ने मंजूरी प्रदान की। लोकसभा ने शुक्रवार को विनियोग विधेयक 2026 को ध्वनि मत से पारित कर दिया। मुद्दा आपका में आज हम संसद में हुए कामकाज की और मुद्दों की बात करेंगे। चर्चा करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। लोकसभा सांसद प्रदीप पुरोहित जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में हैं। प्रदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। वरिष्ठ पत्रकार संजीव चोपड़ा जी स्टूडियो में हैं। संजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर आपका। जाहिर तौर पर अनुदान मांगों की दृष्टि से और संसद का जो बजट सत्र का दूसरा चरण है, उसमें जो विधायिका से संबंधित कामकाज है, खासतौर से जो वित्त संबंधी कामकाज है, उसको लेकर महत्वपूर्ण प्रक्रिया हुई, जिस पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने अपनी बात सदन में रखी। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। That the commitment which has been given in this house for the second supplementary inclusive of the second supplementary demand for grants will be within the fiscal deficit presented, the target that has been presented in this parliament on 1st February 2026. Sir, it's important for us to also recognize that we have announced 57,381.84 crores for Economic Stabilization Fund. I want to highlight the point that the proposed Economic Stabilization Fund will provide fiscal headroom to allow India to respond to the global headwinds, such as the recent crisis, unanticipated supply chain disruptions, unexpected shocks to sub-sectors in Indian economy, and any other event that may have significant fiscal implications. जाहिर तौर पर सदन का यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहा। इसके कई संदेश भी हैं और कामकाज के लिहाज से कई मायने भी हैं, क्योंकि दुनिया में तनाव की स्थिति है और संसद ने, लोकसभा अध्यक्ष ने संसदीय मर्यादा का संदेश दिया है, वो भी महत्वपूर्ण है। संजीव चोपड़ा जी, शुरुआत में आपसे करूंगा। संसद के इस सप्ताह को अगर हम देखते हैं, कामकाज के लिहाज से खासा उत्पादक वाला रहा। आप कैसे देखते हैं इस सप्ताह को, क्या कुछ खास रहा? जी मनोज जी, जो इस हफ्ता ये अनुदान मांगे जो हैं वेरियस मिनिस्ट्रीज की, उनके ऊपर चर्चा होती है और फाइनली फाइनेंस बिल पास होता है। लेकिन आज जैसे लोकसभा में
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी ने एडिशनल सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स रखी, तो उसमें 2.01 लाख करोड़ की एडिशनल सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट थी। और इसका सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इसमें 1 लाख करोड़ का जो एक इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड उन्होंने अनाउंस किया कि जो आज की स्थिति चल रही है, जो वेस्ट एशिया में क्राइसिस है और ऑयल क्राइसिस चल रहा है, पूरे गल्फ ऑफ हॉर्मूज बंद पड़ा है, शिप्स आ नहीं रही, ऑयल आ नहीं रहा, गैस की थोड़ी चिंता है, तो उसको मतलब मद्देनजर रखते हुए कि इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड की इंडिया को हेडरूम मिले ताकि इधर उधर से तेल ले सकें। और क्योंकि भारत आपको पता है कि 70% अपना ऑयल और गैस इंपोर्ट करता है, 30% इंडिया में पैदा होता है, तो उसको देखते रहे। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि एक ऐसा फंड स्पेशल बनाया गया है जो स्थिति को देखते हुए। जी, अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच को लोकसभा ने मंजूरी प्रदान कर दी है। प्रदीप जी, क्या प्रक्रिया होती है और क्यों महत्वपूर्ण है ये? देखिए, ये एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। ये जो अनुदान राशि आज निर्मला सीतारमन जी हमारे जो मंत्री जी है जिन्होंने आगत किए थे, उस पर चर्चा होने विपक्ष के भी एक मौका था। ये जो बजट के ऊपर जो सप्लीमेंट्री डिमांड बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए, लेकिन शुरू से 9 तारीख से जब लोकसभा का अधिवेशन शुरू हुआ, उसी दिन से विपक्ष ने ना किसी इशू से बात कर रहे हैं, ना सरकार को बोलने दे रहे हैं, ना क्वेश्चन आवर चलाने दे रहे हैं। इसी हिसाब से ये सदन चला है। ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण था। आज फिर भी निर्मला सीतारमन जी ने उसको आगत किए थे और ध्वनि मत से उसको पारित किया गया। जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय का अनुदान मांगों का था, रेलवे का अनुदान मांग था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। ये पार्लियामेंट में पारित होना चाहिए था और आज विपक्ष के हो हल्ला के बीच में भी इसको सरकार ने पारित किया। जी, बिल्कुल। जाहिर तौर पर जो वित्त संबंधी कामकाज होता है, जाहिर तौर पर वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी होता है क्योंकि अगर विकसित भारत की हम बात करते हैं, बजट की बात करते हैं, तो उस पर विस्तृत रूप से चर्चा होती है बजट सत्र के दौरान, और 2 चरणों में जैसा कि बजट सत्र होता है। और संसद का जो बजट सत्र का दूसरा चरण है जो 9 मार्च से शुरू हुआ है, जाहिर तौर पे मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा उस पर होती है। संजीव चोपड़ा जी, अगर मैं बजट की बात करूं तो इस बार का जो बजट है उसको लेकर प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने वाला बजट है और रिफॉर्म एक्सप्रेस की बात पर उन्होंने खासा जोर दिया है। आप कैसे देखते हैं बजट सत्र को? जी, बजट जैसे 1 फरवरी को इस बार ये निर्धारित तिथि है कि 1 फरवरी को ही बजट प्रेजेंट होगा, और इस बार सैटरडे था लेकिन फिर भी बजट प्रेजेंट हुआ। उसके बाद इसके ऊपर जो छुट्टियां होती हैं, पहले फर्स्ट फेज ऑफ बजट सेशन के बीच में जो 1 महीने का ऑलमोस्ट गैप होता है, इसमें जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की, वो बैठती हैं और अनुदान मांगों के ऊपर चर्चा होती है कि कौन सा प्रायोरिटी रखनी है, किस सेक्टर की, हर मिनिस्ट्री का। तो उसके बाद ये चर्चा पार्लियामेंट में भी होती है इस पे, और फाइनली बजट पास किया जाता है और अनुदान मांगे हर मिनिस्ट्री की पास करी जाती हैं। लेकिन बजट की खास इस बार की अहमियत ये थी कि इसमें लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स जो इंडिया भारत विकसित भारत की तरफ जो जा रहा है और उसकी आधारशिला रखी गई है कि 2047 तक एक डेवलप्ड इंडिया देखना चाहिए हमें, तो उसके ऊपर जो रिफॉर्म्स, वेरियस प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स थे, तो इस बजट में आगे ले जाते हुए उसमें डिफरेंट रिफॉर्म्स रखे, लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स रखे। ये फाइनेंस मिनिस्टर ने इस बजट में, और प्रधानमंत्री ने भी बहुत सराहना की कि उसको आगे ले जाते हुए, जो रिफॉर्म प्रोसेस है उसको आगे ले जाते हुए यहां तक लेके आए हैं। जी, संजीव जी, अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे बैच पर जो चर्चा हुई है उसको लेकर कई महत्वपूर्ण बातें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने शुक्रवार को सदन में कही। खासतौर से आर्थिक स्थिरीकरण कोष की जो चर्चा की है, उन्होंने जो बात कही है वो जाहिर तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कुछ खास कहा और क्या मायने हैं उसके? जी, सबसे इंपॉर्टेंट जो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड जो उसका अमाउंट है 1 लाख करोड़, उसमें जो आज की डेट में ऑयल प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं, गैस प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही हैं बिकॉज ऑफ ये क्राइसिस गल्फ ऑफ हॉर्मूज, जो ईरान के साथ जो वॉर चल रहा है और ईरान कंट्रोल करता है ये गल्फ की खाड़ी में जो गल्फ ऑफ हॉर्मूज है,
तो वहां से जितने शिप्स निकलते हैं वो निकल नहीं पा रहे क्योंकि ईरान ने वहां एक रोक लगा रखी है और अटैक कर रहा है शिप्स को। तो जहां खड़ी हैं शिप्स वहीं खड़ी हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो स्थिति है ऑयल की वो ऊपर नीचे चली गई है और डिमांड तो क्योंकि उतनी ही है, डिमांड कम नहीं हो रही, तो सप्लाई कम हो गई है। तो सप्लाई डिमांड में गैप आने की वजह से ऑयल प्राइसेस $100 से ऊपर जा चुके हैं जी, बहुत ऊपर जा चुके हैं। तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए ताकि आम आदमी को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े, प्रधानमंत्री ने भी इसी बात पे चर्चा करी है, अपने मिनिस्टर्स को भी बोला है, इवन कैबिनेट में भी ये डिस्कशन हुई है। प्रधानमंत्री जी ने ये उनको बताया है कि आपने कोऑर्डिनेशन से काम करना है और ये सारा बर्डन जो है, जो प्राइस राइज नहीं होनी चाहिए और प्राइसेस और ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसको लेकर जैसे कल मेयर्स दिए, जैसे ऑयल मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दी जो लोकसभा में, तो उन्होंने बताया कि जो कमर्शियल सप्लाई है उनको 30% मतलब उनको कम कर दिया है, हालांकि 100% जो गैस सप्लाई रेजिडेंशियल प्लेसेस के लिए। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण मुद्दा है। खासतौर से अगर संसद की बात की जाए तो दोनों सदनों में, खासतौर से अगर वेस्ट एशिया की बात की जाए, ईरान को लेकर जो तनाव की स्थिति इस समय विश्व में बनी है, खासतौर से ऊर्जा संकट एक विश्व के सामने बड़ी चुनौती है। जाहिर तौर पर उसका असर भारत पर भी है, लेकिन भारत सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं ताकि देश में ऊर्जा का संकट पैदा ना हो, लोगों को राहत मिले और किसी चीज की कोई कमी ना हो। इसको लेकर जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी, उन्होंने भी वक्तव्य सदन में दिया। एस जयशंकर जी ने जो स्थिति है, कूटनीतिक संतुलन की जो स्थिति है भारत की, उसके बारे में दोनों सदनों को बताया। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, दोनों मुद्दे बेहद महत्वपूर्ण हैं। वैश्विक स्थिति जो है, जो तनाव की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है, उसका असर दुनिया भर पर पड़ा है और ऊर्जा संकट से निपटने के लिए भारत सरकार ने तमाम कदम उठाए हैं और इसकी जानकारी सदन में दी, दोनों सदनों में दी गई। इन मुद्दों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ा दो बड़े विषय के ऊपर लोकसभा में चर्चा हुआ और विपक्ष ने एलओपी जो राहुल गांधी जी खुद ने इसको इशू किया था लोकसभा में। वो बोलना चाहता था कि देश में आज का ईरान अमेरिका को जो लड़ाई का स्थिति बना है, दुनिया भर में ऑयल का सबसे ज्यादा गैस का जो संकट हुआ है, उसके बारे में पार्लियामेंट में चर्चा होना चाहिए। और हमारे देश के काफी लोग बाहर रुके हैं, उनको कैसा देश को लाने के लिए व्यवस्था होना चाहिए। इसी के ऊपर चर्चा करने के लिए विपक्ष ने डिमांड किए थे, लिख के दिए थे वो लोकसभा स्पीकर को, और स्पीकर जी ने इसको एक्सेप्ट किए थे। जयशंकर जी ने पूरा तमाम बारे में बोला कि हमारा सरकार कैसा स्थिति में है, कैसे दूसरे लोगों के ऊपर हम चिंता कर रहे हैं, कैसे एक बाहर के लोगों जो फंसे हैं उनका सुरक्षा करने के लिए। और ऑयल के विषय में भी वो मंत्री जी ने बताया कि कोई घबराने की बात नहीं है, हमारा पास जितना अभी मौजूद है वो 3, 4, 5 महीने तक अगर युद्ध छेड़ा गया, चला युद्ध बंद नहीं होगा, फिर भी हमारा देश में कोई संकट आने वाले नहीं है। हम पूरा व्यवस्थित ढंग से रखें और विकल्प के बारे में भी हम सोचे हैं। अगर लंबा समय तक लड़ाई चला दुनिया में, फिर भी देश का कोई संकट होने वाले नहीं है, बोल के प्रधानमंत्री जी खुद बोले। पार्लियामेंट में आज दोनों मंत्री का भी स्टेटमेंट आया, फिर भी विपक्षी लोगों ने ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। दुनिया देश के लोग चाहते थे कि क्या मंत्री जी बोल रहे हैं हम सुनेंगे, और दुनिया लोगों को भी सुनने नहीं देने के लिए कोशिश की, हो हल्ला किए। अवसर था उन लोग, अगर कोई भारत सरकार का कोई खामियत है, भारत सरकार अगर कोई ठीक ढंग से काम नहीं कर पा रहा है, ये वर्ल्ड में जो लड़ाई का स्थिति है अभी जो एलपीजी गैस का या पेट्रोलियम का है, तो एक बड़ा सुযোग विपक्ष के पास था। काटघेरा में हमको खड़ा कर सकते थे मोदी सरकार को, हमारे सरकार को, लेकिन उन लोगों को पता है कि सीरियसली मोदी जी का सरकार काम कर रहे हैं और सीरियस है, लोगों के साथ सीरियस है। भारतवर्ष के जो विकसित भारत का सपना है कि अभी जो लड़ाई के संबंध में एलपीजी गैस का, पेट्रोलियम का जो संकट है, उसको टालने के लिए कैसे लोगों को कोई असुविधा नहीं होगा, उसमें पूरा बेहतर तरीके से भारत सरकार काम कर रहे हैं। इसलिए उनके पास कोई बोलने की चीज नहीं था सरकार के खिलाफ, इसलिए उन्होंने कोई चर्चा, कोई डिबेट करते सरकार के खिलाफ बोलते नहीं बोल पाए, खाली नारेबाजी किए। फिर भी
दोनों मंत्री ने, जयशंकर जी ने जो हमारे फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, एवं पुरी जी ने जो पेट्रोलियम मंत्री है, दोनों स्पष्ट भाषा से बोले कि विदेश में भी जो लोग हैं हमारे देश के, वो कैसे सुरक्षित रहेंगे, सुरक्षित वापस आएंगे। हम कोशिश कर रहे हैं, कोई असुविधा नहीं है। और पेट्रोलियम के बारे में भी, एलपीजी गैस पेट्रोलियम जो चिल्ला रहे हैं अपोजिशन लोग, उनके पास कोई तथ्य नहीं है। हम पूरा तैयार के साथ है, कोई दिक्कत देश के लोगों के पास नहीं होगा, ऐसे स्टेटमेंट पार्लियामेंट आया है। प्रदीप जी, जिस तरह की मांग विपक्ष की ओर से की गई, सरकार ने उसका उत्तर भी सदन में दिया। क्या इसके पीछे, क्या आप राजनीति देखते हैं कि या पैनिक देखते हैं, क्या है इसके पीछे? इसके पीछे तो आप अगर देखेंगे तो ये एक राजनीति ही दिख रहा है। इसलिए राजनीति दिख रहा है कि इन लोग कोशिश कर रहे हैं कि मोदी जी सरकार को किसी हिसाब से लोगों के सामने अपमानित करेंगे। मोदी जी सरकार को काम नहीं कर रहे हैं, वो ठीक नहीं चला रहे हैं, देश को संकट में, देश को छोड़ दिया, ऐसे बताएंगे। लेकिन उनका जो तर्क वितर्क पार्लियामेंट में होना चाहिए, लोग सुनने के लिए चाहते हैं। राहुल गांधी वो बोलने के लिए सुযোग स्पीकर देते हैं, अपोजिशन को देते हैं कि बोलो भाई, तुम बोलो, मोदी जी का क्या खामी है, सरकार का क्या खामी है। लेकिन वो खामी इनके पास है तो एक भी खामी नहीं है। इसलिए एक पॉलिटिक्स करने के लिए, राजनीति में अपने को एग्जिस्ट करने के लिए, तो ये लोग वो डिबेट डिस्कशन में नहीं आके पोस्टर बैनर लेके चिल्लाने के चाहते हैं और पॉलिटिक्स ही करते हैं। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पे तमाम सवाल उठते हैं विपक्ष के आचरण को लेकर भी और सरकार की नीतियों को लेकर भी विपक्ष सवाल उठाता है। संजीव चोपड़ा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दोनों मुद्दे हैं। देश की विदेश नीति कैसी हो, खास तौर से जब ऐसे अवसर पर जब ईरान और दुनिया के, अमेरिका, इजरायल, दुनिया के दूसरे देशों में तनाव की स्थिति है, युद्ध की स्थिति है। भारत की विदेश नीति को लेकर सवाल उठाए जाते हैं। भारत सरकार, ये युद्ध भारत नहीं लड़ रहा है, लेकिन संकट वैश्विक है, लेकिन सवाल उठाए जाते हैं भारत की नीतियों को लेकर, सरकार की ऊर्जा नीतियों को लेकर। आपका क्या कहना है इन मुद्दों पर? जी बिल्कुल, ऑपोजिशन का काम है कि उन्होंने अपनी राजनीति करनी है, लेकिन सरकार अपना काम कर रही है ताकि इस क्राइसिस को टाइड ओवर करना है। जैसे विदेश मंत्री जयशंकर ने अपनी स्टेटमेंट में बोला कि भारत की प्राथमिकता है कि डायलॉग के थ्रू कैसे पीस लाई जाए वेस्ट एशिया में। पहली बात उन्होंने ये बोली। दूसरी बात उन्होंने बोली, साथ में प्राथमिकता हमारी ये है कि जो भारतीय खाड़ी देशों में हैं, लगभग 1 करोड़ भारतीय हैं जो खाड़ी के देशों में काम कर रहे हैं, उनका सुरक्षित वापस लाना, और उसके लिए काफी फ्लाइट्स भी चल रही हैं, ये उनकी दूसरी प्राथमिकता उन्होंने बताई। और साथ ही में उन्होंने ये भी कहा कि भारत ये भी सुनिश्चित कर रहा है कि भारत की एनर्जी नीड्स जो हैं, जो आत्मनिर्भरता है उसके ऊपर, उसको कायम रखना। और एक बात और उन्होंने कही कि जो ईरान के ऊपर जो हमला हुआ, उसको भी उन्होंने ठहराया, बात करी उसकी कि टेरिटोरियल इंटेग्रिटी जो हर देश की है वो मेंटेन होनी चाहिए, ताकि एक तरीके से उन्होंने कहा कि ये हमला जो था वो ठीक नहीं था। अच्छा, उसके बाद ऑयल मिनिस्टर ने अपनी एनर्जी रिसोर्सेज का देखा। तो विपक्ष का काम यही होता है कि उन्होंने, हालांकि विपक्ष को सजेशंस देनी चाहिए थी, वो डिस्कशन मांग रहे थे पहले दिन से कि इसके ऊपर डिस्कशन हो, सिर्फ स्टेटमेंट ना हो। लेकिन सरकार ने अपनी स्टेटमेंट दी और विपक्ष को मौका दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे दिया कि वो रेज करें इश्यूज, कि अपनी सजेशंस दे सकते हैं। लेकिन भारत ने ये सुनिश्चित कर लिया है कि क्योंकि 30% प्रोडक्शन अपनी विद इन द कंट्री होती है, उस प्रोडक्शन को 30% इंक्रीज करना है, प्लस जो गल्फ से जो आता था ऑयल और गैस, उसको बाकी देशों से लेके आ रहे हैं, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स से, रशिया से, वेनेजुएला से, ऑस्ट्रेलिया से, ओशियानिक कंट्री से, तो ताकि कोई क्राइसिस ना हो। और प्रधानमंत्री जी ने ये तो कहा ही है कि इसका जो खामियाजा है, प्राइस राइज नहीं होगी, किसी चीज में बढ़ोतरी नहीं होगी। जी, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बात और भी स्पष्ट रूप से कही कि ऐसे हालात में जब विश्व के सामने युद्ध की स्थिति कुछ देशों में है और उसके कारण जो संकट खड़ा हुआ है, राजनीति ऐसे मुद्दों पर नहीं होनी चाहिए। सरकार अपनी तरफ से सभी कदम उठा रही है, देश में ऊर्जा को लेकर भी और विदेश नीति के मुद्दे पर भी सरकार ने अपना रुख दोनों सदनों में स्पष्ट कर दिया। लेकिन प्रदीप जी, अगर इस सप्ताह की बात करें संसद की, तो लोकसभा अध्यक्ष के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव
विपक्ष की ओर से पेश किया गया था, 12 घंटे से अधिक समय उस पर चर्चा हुई। इस चर्चा पर आपका क्या कहना है? लोकसभा अध्यक्ष जी ने भी संसदीय मर्यादा का संदेश दिया है, आपका क्या कहना? ध्वनि मत से उसे खारिज कर दिया सदन ने। देखिए, ये तो जो अपोजिशन लोगों ने दिए थे अविश्वास प्रस्ताव के ऊपर, और जिस दिन से ये सबसे बड़ा स्पीकर जी का महानता है कि जिस दिन से नोटिस इन लोग ने सर्व किए, उस दिन से वो अपने चेयर में नहीं बैठे। जब तक अनास्था प्रस्ताव खारिज नहीं हो जाता, चर्चा नहीं होता या पारित नहीं होता, उसमें वो और नहीं बैठेंगे, और नहीं बैठे। और जो पैनल स्पीकर लोग थे वो बैठ के चलाए सदन को, और उसमें जो अपोजिशन लीडर लोगों ने बोले चर्चा में, किसी ने नहीं बोला कि ओम बिरला जी का कोई गलती है, स्पीकर जी का। वो सभी ने बोले कि हमको सुजोग देते हैं, चांस देते हैं, हम बोलते हैं, उसका ठीक ढंग से चला रहे हैं। लेकिन उन लोगों ने बोले कि ये दूसरा कोई पार्लियामेंट चला रहे हैं उनके सीट पे, इसलिए हमने इसको आरोप लगाए हैं। और सीधा सलग डायरेक्टली कोई तो आरोप नहीं लगा पाए। और फिर चर्चा हुआ वहां ओम बिरला के बारे में सरकार की तरफ से भी काफी लोग बोले कि ऐसे जिस ढंग से वो चला रहे हैं, और हम भी एक नए सांसद हैं, मैं पहले बार जीत कर आया हूं। ओम बिरला जी कोशिश किए पहले से, जितना नए सांसद जीत के आए हैं, बीजेपी के बोल के नहीं है, सभी दल का, वो बोले कि सभी को पहले मौका देंगे कि उस संसद में अपने अपने बात बोलेंगे। और चर्चा में भी वो चाहते हैं कि नए संसद भी बोले, जो सीनियर लीडर लोग हैं उनको भी चांस देते हैं, और सबसे ज्यादा तो ओपोजिशन लोग को चांस देते हैं। सब बड़े नेता ओपोजिशन का सबसे पहले बोलते हैं, क्वेश्चन आवर हो, जितना भी हो। और गरिमा जो है संसद का, उसको गिरने नहीं देंगे। गरिमा को क्योंकि देश देख रहा है, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी दुनिया भर का स्टडी हो रहा है, हमारे ऊपर चर्चा चल रहा है, इसलिए नीति नियम संविधान विधि व्यवस्था के अनुसार चलेगा। कोई दबाव डाल के अगर पार्लियामेंट चलाना कोशिश करेगा तो उसी दबाव से पार्लियामेंट चलने वाला नहीं है। और उसके समर्थन में अपोजिशन वाले भी लगाए थे, लेकिन जितने डिबेट में चर्चा की सभी अपोजिशन लीडर ने बोले कि ओम बिरला जी काफी अच्छे हैं, बोले ऐसा भी बोले हैं उन लोग। जी बिल्कुल। संजीव चोपड़ा जी, एक महत्वपूर्ण मुद्दा, ऐतिहासिक दृष्टि से भी मैं कहूंगा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी के खिलाफ जो प्रस्ताव आया उसे सदन ने ध्वनि मत से खारिज कर दिया। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने जो अपनी बात सदन में रखी, उसके मायने हैं। मायने ये हैं कि नियमों पर फोकस किया उन्होंने कि सदन में किसी को भी बोलना है तो नियम के अनुसार, और जिस विषय का नोटिस दिया है उस पर बोले। आप कैसे देखते हैं? आप लंबे समय से पार्लियामेंट को कवर करते रहे हैं, नियम के अनुसार सदन चलेगा। यह नियम लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने तो बनाए नहीं, सदन ने मिलकर बनाए। विषय का जो नोटिस दिया जाता है, सदस्यों से अपेक्षा की जाती है वो उस विषय पर बोले। लेकिन राहुल जी और उनकी पार्टी के दूसरे सदस्य सवाल उठाते हैं ऐसे मुद्दों पर भी। आप कैसे देखते हैं जब नियम प्रक्रिया की बात लोकसभा अध्यक्ष जी ने अपने संबोधन में की? आपको क्या कहना? जी मनोज जी, सबसे पहले तो ये जो रेजोल्यूशन लेके आई थी ऑपोजिशन को भी ये पता था कि उनके पास नंबर्स नहीं है, तो ये एक तरह से सांकेतिक था, सिंबॉलिक था। और ये पहले ऑपोजिशन यूज करती रही, कुछ दिन लगाए पिछले सत्र में, इन्होंने ऑपोजिशन लेके आए, पहले बोलते रहे हम लेके आएंगे लाएंगे। फाइनली ये चाहते थे कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन को जो वो कहना चाहते हैं, कुछ मुद्दे थे जिसके ऊपर सरकार की ऑब्जेक्शन थी कि ये संसद में नहीं कहे जा सकते, क्योंकि कुछ प्रकाशित बुक नहीं थी, कोई बुक थी जो प्रकाशन अभी नहीं हुई, तो उसके बारे में नहीं बोल सकते थे वो। तो ऑपोजिशन उसको यूज करता रहा एज अ लीवे कि हमारे शायद बात मान जाए। लेकिन गवर्नमेंट बिल्कुल प्रेशर में नहीं आई, गवर्नमेंट ने कहा आप अविश्वास प्रस्ताव ले आओ। तो जब रेजोल्यूशन लेके आए उसके बाद वो ध्वनि मत से खत्म हो गया, खारिज हो गया। हालांकि पिछली बार इसकी काउंटिंग भी हुई थी, इस बार काउंटिंग नहीं हुई, वॉइस वोट से ही खारिज हो गया, क्योंकि नंबर्स ऑपोजिशन को भी पता थे नहीं है उनके फेवर में। लेकिन जो स्पीकर साहब ने उसके बाद जब खारिज हो गया उसके नेक्स्ट डे फिर वो चेयर पे आए और उन्होंने कहा कि रूल्स के मुताबिक ही वो चलेंगे और परंपराओं के मुताबिक ही चलेंगे, और किसी भी सांसद को ये राइट नहीं है कि उसके बाहर से चले। और उनका भी मकसद यही है कि वो चेयर पे जब बैठते हैं तो उन्होंने ना लेफ्ट या ना राइट किसी को नहीं देखना, सब उनके लिए बराबर हैं, लेकिन संसद जो है वो परंपरा और रूल से ही चलेगी। तो उन्होंने ये स्ट्रेस किया और उन्होंने ये भी कहा कि आगे से कोई एमपी अगर वो नहीं मानता तो वो एक्शन लेंगे उनके खिलाफ। जी, और जाहिर तौर पे सदन जो चलता है वो नियम और परंपराओं से चलता आया है, और ऐसा जो भारत की संसदीय यात्रा है
उसमें हर बार यही देखने को मिला है कि हर लोकसभा अध्यक्ष ने इसी बात पर जोर दिया है कि सदन नियम और परंपरा से चले। प्रदीप जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ग्रामीण विकास मंत्रालय के कामकाज को लेकर राज्यसभा में चर्चा हुई और इधर निर्मला सीतारमण जी ने शुक्रवार को जो चर्चा का उत्तर दिया उसमें भी उन्होंने विकसित भारत जी राम जी का जिक्र किया। इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि विकसित भारत जी राम जी के जरिए सरकार अधिक से अधिक दिनों का रोजगार आम आदमी को देना चाहती है, मजदूरों को देना चाहती है। क्या कहना है आपका इस मुद्दे पर? देखिए, ये जो सरकार ने जी राम जी का जो नया योजना शुरुआत किए हैं, जिसको थोड़ा परिवर्तन किए हैं मनरेगा योजना को, इसके जो मकसद है, इसका पीछे है कि जो पलायन का एक ग्रामांचल में एक पलायन का दूसरे जगह जाएंगे, काम करेंगे, ये जो पलायन का था उसको रोकने के लिए। और वो जी राम जी के जरिए काफी वो गांव का डेवलपमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा तो गांव को जाएगा। इसके में 2047 को जो टारगेट है कि हम जो बजट बना रहे हैं, हमारा जो विजन है 2047, जब देश आजादी का 100 साल मनाएगा तो विकसित भारत का एक लक्ष्य रख के ये बजट का प्रावधान इसी ढंग से चलाया जा रहा है जी। और दूसरा बात है कि आपका ये जो निर्मला सीतारमण जी ने जो कुछ महत्वपूर्ण बात बोले कि अभी जो चर्चा में आपका पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के पास भेजना है। पहले से वो प्रधानमंत्री लोग कहते थे जो कांग्रेस दल के कि हम 100 पैसा देते हैं तो 100 से 15 पैसा जाता है, 50 खा जाते हैं जी। इसी हिसाब से बताए कि 100 से 100 पैसा कैसे मोदी की बिल्कुल प्रदीप जी, संसद का ये सप्ताह जो रहा कामकाज के लिहाज से, जो 9 मार्च से बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ जो 2 अप्रैल तक चलेगा, जाहिर तौर पर पहले जो संसद का जो सप्ताह ये वाला रहा, इसमें कामकाज की दृष्टि से अगर चर्चा की बात की जाए, विधेयक की बात की जाए तो उत्पादक वाला रहा। लोकसभा ने शुक्रवार को विनियोग विधेयक 2026 को ध्वनिमत से पारित कर दिया। प्रदीप जी, संजीव जी, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।